अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है पार्ट 1 का, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास 12 की केमिस्ट्री यानी सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है हमारे पास वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और जो पार्ट 2 है हमारा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो मैं साथ साथ आपको दोनों सेक्शंस करवाऊंगी, दोनों पार्ट साथ साथ हम लेकर चलेंगे। तो आज जो हमने पार्ट डिस्कस करना है वो है पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखिए, अब इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जा बंदी करना। यानी जिस तरह से अगर हम स्कूल में बच्चों की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को उनके प्रोग्रेस के लिहाज से उनके ग्रुप्स बना देते हैं कि जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं वो उनका A1 ग्रुप होता है, उससे एवरेज वालों का A, B, इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ना। तो बेसिकली ये जो ग्रुपिंग की जाती है ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, ये कहलाती है क्लासिफिकेशन, और सिंपली दर्जाबंदी बोलते हैं उर्दू में। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे इन पीरियोडिक मैनर, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? तो मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज या डिफरेंट प्रॉपर्टीज के सिमिलर प्रॉपर्टीज की बेस पर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पर हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं, चाहे वो इंसान होते हैं चाहे वो एलिमेंट्स होते हैं। तो हम जो ग्रुपिंग करते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, तो वो कहलाती है क्लासिफिकेशन। अब क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, आइदर इट इज सिमिलर आइदर इट इज डिफरेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली पीरियोडिक वर्ड क्यों आया? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वे, प्रॉपर्टीज केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ईच अदर एंड रिपीटेड आफ्टर सम पीरियड। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन इस तरह से की जाए कि प्रॉपर्टीज एक पूरा पीरियड ख़त्म होने के बाद अगेन रिपीट हो रही हो, ठीक है। यानी एक पूरा सेक्शन जैसे हो गया, अब जब अगेन दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ अगेन रिपीट हो, आइदर वो किसी तरह की भी प्रॉपर्टीज़ है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो वो रिपीट हो रही हो, डिफरेंट है तो वो भी रिपीट हो रही हो। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इस तरह से कहा जाता है, ठीक है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की किस तरह से की गई, किस तरह से एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया ग्रुप्स में, और उनकी कैसी कैटेगरीज बनाई गई, किस तरह से उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया या पीरियड्स में डिवाइड किया, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़नी है कि एलिमेंट्स कैसे डिस्कवर होते गए, और जब डिस्कवर होते गए तो उनको क्लासिफिकेशन की किस तरह से की गई, और किसने क्या क्या हमें इस बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में अपने अपने आइडियाज़ बताए, ठीक है। क्लासिफिकेशन का पर्पस ये होता है कि हम उस चीज़ को पढ़ने में अपनी आसानी करने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर हम अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं और एवरेज बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं तो हमें पता है कि उस अच्छे बच्चों के ग्रुप में तमाम बच्चे क्या हैं, अच्छा पढ़ने वाले। तो अगर हम उस एक को भी स्टडी कर लेंगे तो हमें पता है भाई तमाम की प्रॉपर्टीज़ यही होंगी। तो क्लासिफिकेशन का बेसिकली मकसद यही होता है कि हम एक को भी अगर स्टडी करें तो हमें पूरे ग्रुप का पता चल जाए। अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम तरतीब देना शुरू कर देते हैं, ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब इसी तरह से क्लासिफिकेशन की गई एलिमेंट्स की, जो केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स पढ़ते आए हैं क्लास 9th 10th से, तो एलिमेंट्स की भी इस तरह से क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर। अब प्रॉपर्टीज़ अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री में बात करें तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस जो मेरे 9th 10th के लेक्चर्स हैं मैंने उनमें भी डिस्कस किया था, और मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास दो किस्म की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो हमें ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बजाय हमें जो फिजिकली जो हमें अपीयर होती है, जो हम देख सकते हैं, जो नज़र आने वाली होती हैं, जो फील करने वाली होती हैं, लाइक कलर हो गया, स्मेल हो गई, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये तमाम चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों हमने किया ऐसा? अपने आसानी के लिए, ताकि हम उनको रीड आसानी के साथ कर सकें, ठीक है। तो प्रॉपर हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है कि एलिमेंट जो केमिस्ट्री में डिस्कवर होते गए इनिशियली से, यानी स्टार्ट से, ज़ीरो से हमें स्टार्ट करना है कि एलिमेंट्स को किस तरह से स्टडी किया गया, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से बताई गई और कैसे कैसे उनकी क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कि हिस्ट्री क्या है इस बात के पीछे, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या थी। एलिमेंट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, चाहे वो सिमिलर है चाहे वो डिफरेंट है। अब अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो हमारे पास एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है।
उनमें मुस्लिम साइंटिस्ट भी हमारे आते हैं, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट भी आते हैं। तो पहले थे हमारे पास अल राजी, पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। इन्होंने कौन सा वे बताया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, कौन सा मेथड इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अल राजी ने भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का तरीका बताया। डोब्राइनर्स, ठीक है, डोब्राइनर, थर्ड न्यूलैंड। तो ये तमाम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन पेश की एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, और इनके जो मेथड्स थे उनको अप्रूव किया गया, जो कि हमारी बुक में मेंशन है, जो हमने आगे पढ़ने हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड्स, लॉथरमेयर, डिमिट्री मेंडलीफ, मोस्टली। अच्छा, डिमिट्री मेंडलीफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से हमारे पास एलिमेंट्स की जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताई थी, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो पीरियोडिक टेबल कहलाता है, तो इनिशियली उसका जो कॉन्सेप्ट बताया था वो इन्होंने बताया था, तो इसलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहलाते हैं। तो आपने बहुत जगहों पर ये सुना होगा या पढ़ा भी होगा। तो यानी इनका इस कारनामे की वजह से मेंडलीफ को जो है ये ऑनर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही पेश किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास वो तमाम नाम है जिन्होंने अपने अपने क्लासिफिकेशंस पेश की एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। अब हम इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि किसने किस तरह से क्लासिफिकेशन का वे बताया कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करें, तो उनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, और किस बेस पर क्लासीफाई किया। तो ये बात हमें पता है कि केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि किसने किस तरह से क्लासिफिकेशन बताई। ठीक, तो अल राजी ने क्या किया, अल राजी ने भी अपनी एक क्लासिफिकेशन पेश की, एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन वाज और उनकी क्लासिफिकेशन किस पे बेस करती थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर ऑफ सब्सटेंस। इन्होंने भी एलिमेंट्स को या केमिकल सब्सटेंसेस को उनकी फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर क्लासीफाई करने का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डोब्राइनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड। अब ये आप जो आगे साइंटिस्ट हमारे पास आते जाएंगे उनके नाम के साथ कुछ एक मखसूस टर्म लगी होगी, तो उनकी क्लासिफिकेशन उस टर्म से रिलेटेड है कि उन्होंने क्लासिफिकेशन उस तरह की, उस मेथड की इंट्रोड्यूस करवाई। तो यहाँ पे जो डोब्राइनर की क्लासिफिकेशन है ना, वो ट्राइड कहलाती है। ठीक है, ट्राइड का मतलब होता है 3। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी क्लासिफिकेशन बताई जिसमें इन्होंने 3 एलिमेंट्स के बारे में बताया। अब वो क्या था, तो हम पढ़ लेते हैं। डोब्राइनर क्या थे, एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने कहा कि वो तमाम एलिमेंट जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, 3 का हम उनका सेट बना देते हैं, नॉन एज ट्राइड। और उनका जो 3 का सेट उन्होंने बनाया एलिमेंट्स का, वो क्या कहलाया, ट्राइड। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ट्राइड का मतलब क्या है, ये सारी ज्योमेट्रिकल लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, डाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा वगैरह। तो इन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर उनको 3 सेट्स में, 3 ग्रुप्स में बना दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब फर्दर क्या है, इन्होंने क्या कहा आगे, इनका मतलब इनका ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड थी, इसमें इन्होंने क्या किया, तो इनकी जो ट्राइड की जो प्रॉपर बात है वो क्या थी, ईच एलिमेंट इन अ ट्राइड हैज़ क्लोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर एटॉमिक मासेस आल्सो। इन्होंने ये कहा कि जो इन्होंने ट्राइड बनाया ना, उस ट्राइड में जो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, वो इस तरह से अरेंज किया कि हर एलिमेंट तकरीबन एक दूसरे के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखता था। ठीक है, और इसके अलावा जो उनके एटॉमिक मासेस थे वो भी तकरीबन एक दूसरे के साथ थोड़े थोड़े क्लोज थे। लेकिन वो कैसे क्लोज थे या उन जैसे थे, तो ये आगे बात है मजीद। सो व्हेन वी अरेंज एलिमेंट्स इन ट्राइड इन दिस वे, तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज इस तरह से किया कि एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन ट्राइड, द आंसर इज द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट लाइक। कि इन्होंने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इस तरह से, अब हम इन्होंने अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइड क्या है, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्राइड बनाया, यानी 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया। किस बेस पे बनाया, कि उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिर उन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन में क्या बात कही कि वो जो 3 सेट बनाया है ना, उसमें जो हमारे पास पहला और तीसरा एलिमेंट होगा, जब हम उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालेंगे ना, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारे पास सेंटर वाले एटम का एटॉमिक मास होगा, या वो उसके एटॉमिक मास के करीब करीब आंसर आएगा। ठीक है, ये कहलाता है डोब्राइनर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड और डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइड। ठीक है, अब इस बात को हम मैथमेटिकली इस तरह समझ लेते हैं। अब इन्होंने जो हमारे पास क्लासिफिकेशन पेश की, वो ट्राइड की फॉर्म में पेश की। ठीक है, ट्राइड के 3 सेट्स थे, मैंने यहाँ पे 2 बनाए। पहला ट्राइड इन्होंने जो लिया वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के लिया। अब लिथियम का मास क्या है, 7, पोटेशियम का मास क्या है, 39। तो इन्होंने इनको अरेंज किस तरह से किया भाई, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब दूसरी बात क्या है कि पहले और तीसरे का मास सम करेंगे और उसका एवरेज लेंगे या अर्थमेटिक मीन लेंगे। एवरेज और अर्थमेटिक मीन एक ही बात होती है। ठीक है,
तो अगर हम इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज लेंगे तो जो मास आएगा ना वो वही होगा जो सेंटर वाले एलिमेंट का मास है, ठीक है, या तकरीबन उसके करीब करीब होगा। अगेन दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये दूसरा ट्राइड था। क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5, आयोडीन का मास क्या होता है 126.5। अब जब इन दोनों का प्लस करेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 81। तो वही बात है कि और ब्रोमीन का क्या होता है मास 80। तो इन्होंने यही कहा कि हमारे पास जब पहले और तीसरे एलिमेंट का मास सम करेंगे ना तो उसका जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा या तकरीबन उसके करीब करीब आंसर आएगा। तो तकरीबन 81 80 उसके करीब करीब आंसर है, ठीक है, उससे एक ज़्यादा है बल्कि। तो ये कहलाता है डॉबराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है कि जैसे जैसे जिसने जो जो मेथड इनिशियल इंट्रोड्यूस करवाते गए लेकिन उसके बाद जो एलिमेंट्स फर्दर डिस्कवर होते गए उन पर फिर वो मेथड्स एप्लीकेबल नहीं रहे। तो जिस तरह से हमें डोबरारो ने जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइड्स का, जब इनके बाद जो इनसे ट्राइड का कॉन्सेप्ट पेश किया लेकिन जो फर्दर एलिमेंट्स थे इनके अलावा उन पर यह मेथड एप्लीकेबल नहीं था, यानी उनको हम इस तरह से क्लासीफाई नहीं कर सकते थे। तो यानी कि इनका जो रूल था वो आगे जाकर ख़त्म हो गया कि भाई हम मज़ीद एलिमेंट्स के ऊपर ये क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर एक नई क्लासिफिकेशन पेश की गई जो कि एक नए साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, ठीक है। अब हम उनको पढ़ते हैं। तो हर मेथड का एक ड्रॉबैक है, यानी कि उसको किसी वजह से फिर उसको एप्लीकेबल नहीं किया गया तो फिर न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाए गए, ठीक है। तो डोबरानो का यही यहाँ मैंने यही बात लिखी हुई। तो डोबरानो के बाद जो फर्दर हमारे पास न्यू क्लासिफिकेशन आई वो किसकी आई, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक न्यू साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी एक क्लासिफिकेशन पेश की एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, जो क्या थी लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाया। उनका जो लॉ था, उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो क्या कहलाई, ऑक्टेव। डोबरानो की क्या थी, ट्राइड, ठीक है। अब जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि सब ज्योमेट्रिकल लैंग्वेजेस है, तो ट्राइड का मतलब क्या है 3, इस तरह से ऑक्टेव का मतलब क्या है 8। यानी यहाँ पर क्या किया गया, एलिमेंट्स के 8 सेट की एक सीरीज बनाई गई, ठीक है, यानी 8 एलिमेंट्स को एक सीरीज में अरेंज किया गया, इसीलिए ऑक्टेव कहलाया। अच्छा, अब इनके टाइम तक 62 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट से बताया था कि हम जीरो से स्टार्ट करें, कैसे कैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, उनको कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया। तो न्यूलैंड्स के टाइम तक 62 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। अब न्यूलैंड ने क्या क्लासिफिकेशन पेश की, तो इनकी क्लासिफिकेशन क्या थी कि भाई एलिमेंट्स को अरेंज करें किस तरह से कि 8 का सेट होना चाहिए एलिमेंट्स का। अब वो अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, ही अरेंज्ड। अच्छा, ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे और इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पर थी, वही सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर जिस तरह से डोबरानो की थी। अब इन्होंने इसमें क्या कहा, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, के एलिमेंट्स को अरेंज तो करना है ऑक्टेव में लेकिन उनके एटॉमिक मासेस को यूज करते हुए अरेंज करना है, बट कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब ये मैथ्स के टर्म्स है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है कि जब हम पहले छोटी वैल्यू रखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से सीरीज चलती रहती है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स होता है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, न्यूलैंड ने क्या क्लासिफिकेशन पेश की कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस की बेस पर और उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर ऑक्टेव की सीरीज में अरेंज करना है, बट कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब फर्दर उसकी क्या बात थी, he observed that every eighth element his arrangement has similar properties with their first element। अब इन्होंने ये कहा कि ये ऑब्जर्व किया कि जो 8 एलिमेंट की सीरीज है ना, अब हर 8वें एलिमेंट की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है अपनी सीरीज के पहले वाले एलिमेंट के साथ। समझ में आ रही है बात। हर आपने क्या करना है, हर क्लासिफिकेशन में जो भी लॉ या जो भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, जो भी टॉपिक आप पढ़ो, खासतौर पे जो लॉज वगैरह होते हैं उसमें जो मेन पॉइंट होता है ना, बस उसको आपको कैच करना होता है, उसको आपको याद करना होता है। जिस तरह डोबरानो के ट्राइड के 2 बातें थी कि उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पर थी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, और उसमें उसने क्या किया, उसने ट्राइड बनाए, ठीक है, उसने भी एटॉमिक मासेस यूज़ किए और क्या बनाया, ट्राइड बनाया, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब उस ट्राइड में उसने क्या कहा कि भाई पहला और तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकालें प्लस करके, तो वो किसका मास आ जाएगा, सेकंड वाले एलिमेंट का। ये कहलाता है डोबरानो लॉ ऑफ ट्राइड। न्यूलैंड क्या कहता है, न्यूलैंड के भी 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात कि भाई न्यूलैंड ने क्या किया, इसने भी क्लासिफिकेशन किस बेस पर पेश की, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर पेश की। इसके अलावा इसने क्या कहा, इसने कहा कि इन एलिमेंट्स को ऑक्टेव में अरेंज करना है, सीरीज ऑफ ऑक्टेव बनानी है, बट कैसे बनानी है, असेंडिंग ऑर्डर में बनानी है, उनके एटॉमिक मासेस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एलिमेंट्स को।
अब फर्दर उसकी दूसरी बात क्या है, उसकी स्टेटमेंट की दूसरी बात ये है कि अब हर ऑक्टेव में जो 8वां एलिमेंट होगा ना, उसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी अपने पहले वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे इसने एक सीरीज बनाई लिथियम से लेकर क्लोरीन तक। ठीक है, लिथियम का मास क्या था 7, बेरिलियम 9, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट नजर आ रही है आपको लिथियम से लेकर क्लोरीन तक। अब इसने क्या कहा कि हर पहला एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखता है अपने 8वें एलिमेंट के साथ। तो लिथियम का 8वां एलिमेंट है सोडियम, तो जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ये कहना था न्यूलैंड का। और हम एलिमेंट्स को ऑक्टेव की सीरीज में अरेंज करते जाएं तो हम इनको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जो सीरीज थी उसमें हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखेगा, जैसे कि लिथियम सोडियम के साथ। तो उससे अगला है बेरिलियम, तो बेरिलियम का जो 8वां एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम, तो बेरिलियम की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी मैग्नीशियम के साथ। बोरॉन की होगी एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि बोरॉन के लिए उसका 8वां एलिमेंट एल्यूमिनियम है। कार्बन के लिए उसका 8वां एलिमेंट सिलिकॉन है, जिसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी कार्बन की तरह। नाइट्रोजन के लिए उसका 8वां एलिमेंट फॉस्फोरस है। ऑक्सीजन के लिए उसका 8वां एलिमेंट क्लोरीन है। तो न्यूलैंड ने हमें यही दो बातें बताई कि हम एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, ऑक्टेव की सीरीज में अरेंज करेंगे, बट कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और हर 8वां एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखता है। तो ये थी हमारे पास न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन, जो कि क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्टेव या लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो जब भी आपसे पेपर में सवाल पूछते हैं, एमसीक्यूज में आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, आपको बेसिक पॉइंट्स कैच करने हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हर चीज़ के जब भी कोई बात, कोई मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसको फर्दर जब आगे अप्लाई किया जाता है तो उसकी वो वाली चीज़ें नहीं रहती हैं, उसको फिर फर्दर हम आगे की फ्यूचर इन मतलब फर्दर जो चीज़ें डिस्कस या डिस्कवर होती जाती है ना, उन पर फिर वो चीज़ आगे एप्लीकेबल नहीं होती, तो फिर हमारे पास उसकी कुछ आदतें कि भाई इसमें ये खामियां हैं कि जो हम इनको आगे फर्दर एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस तरह डोब्राइनर के लॉ ऑफ ट्राइड में था कि फर्दर एलिमेंट जो डिस्कवर हुए उन पर ट्राइड वाली क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं की जा सकती थी, इसी तरह से जो हमारे पास लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसकी जो क्लासिफिकेशन थी, ये भी आगे जाकर फर्दर जो एलिमेंट डिस्कवर हुए 62 के बाद, उन पर हम ये क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी इस क्लासिफिकेशन से हमें फ़ायदा क्या हुआ और फिर इसके नुकसानात, या उससे फिर उसको क्यों आगे जाकर उसको एप्लीकेबल नहीं किया गया, उसका ड्रॉबैक क्या थे। तो फायदे क्या थे इस क्लासिफिकेशन के? एलिमेंट्स क्लासिफाइड इन ग्रोथ बाय यूजिंग ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। पहली बात कि हम ऑक्टेव सीरीज में एलिमेंट्स को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं, और हमें ये बात भी बता दी कि भाई 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबल रखता है, प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो अगर हम पहला और 8वां एलिमेंट पढ़ें तो हमें पता है भाई इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो पढ़ने में आसानी हो गई। एलिमेंट्स ऑल्सो अरेंज इन टेब्यूलर फॉर्म, इसके अलावा हम एलिमेंट्स को टेब्यूलर फॉर्म में यानी टेबल्स की फॉर्म में भी अरेंज कर सके इनकी क्लासिफिकेशन की वजह से, इनके मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से। अब इनके जो क्लासिफिकेशन थी, इसका ड्रॉबैक क्या था, इसको क्यों आगे एप्लीकेबल नहीं किया गया? तो देखिए, दिस क्लासिफिकेशन नॉट इंक्लूड्स हैवियर एलिमेंट्स। अब इसने तमाम एलिमेंट जो बताए ऑक्टेव सीरीज में, उसमें तमाम एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा हाई, हैवियर का मतलब भारी नहीं है, हैवियर का मतलब वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको कैसे क्लासीफाई किया जाए इस तरह से ऑक्टेव सीरीज में, ये इन्होंने हमें नहीं बताया। ऑल्सो नॉट इंक्लूड नोवल गैसेज नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम, इसके अलावा इन्होंने नोवल गैसेज के बारे में भी नहीं बताया कि हम उनको कैसे अरेंज करेंगे ऑक्टेव की सीरीज में, लेकिन वो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी। यानी इनकी जो क्लासिफिकेशन थी उसका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने हमें हैवियर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ऑक्टेव सीरीज में कैसे अरेंज कर सकते हैं वो हमें नहीं बताया। ठीक है, तो आगे जो जाके फर्दर एलिमेंट डिस्कवर हुए उन पर फिर ये लॉ ऑक्टेव या ये क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं रही। फिर एक और नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया, अब वो क्या था, नेक्स्ट।